क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। उसको बना लिया था ना। चलिए, इसमें मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपकी 3 स्टेट है मैटर्स के। कितनी है? 3। इसके अलावा आपकी 2 स्टेट और होती हैं, जिसमें चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा। क्या होती है? 1, 2, 3 और 4। क्या होता है प्लाज्मा? जब हम गैस को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो जो चौथी स्टेट होती है वो क्या बन जाती है? प्लाज्मा। यदि आप देखो सन में और स्टार्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए ये आपकी गैस भरी हुई है, यहां पर आप इसको गर्म करते हो, ठीक है? तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा? बहुत फास्ट हो जाएगा। होते 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 ये आयोनाइज्ड हो जाएंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री होकर घूमने लगेंगे और एक स्टेट ऐसी आएगी कि इसका जो वॉल्यूम है ये स्टेबल हो जाएगा, कम हो जाएगा बहुत। अब ये जो आपके आयंस घूम रहे हैं यही स्टेट क्या हो गई? प्लाज्मा, है ना? तो चौथी स्टेज में क्या करते हैं हम? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज होता है तो गैस के बाद आपकी चौथी स्टेट कौन सी बनती है? प्लाज्मा। इसके बाद 5वीं स्टेट आती है, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। सुना है इसके बारे में? नहीं सुना। अभी हमने टेम्परेचर को बहुत हाई किया, अब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? बहुत कम करेंगे। क्रायोजेनिक्स का नाम सुना है? क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्या किया जाता है उसमें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सारी गैसेस को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। इनमें हम क्या करते हैं? इन्हें बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाते हैं, इनका वॉल्यूम जब तक 0 नहीं हो जाता, और इतने लो टेम्परेचर पर ले जाकर फिर हम इन्हें यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपने रॉकेट साइंस थोड़ी बहुत समझी होगी। एक रॉकेट होता है आपका, यहां से थ्रस्ट लगता है नीचे जमीन पर, तब जाके ये ऊपर की ओर भागता है। फिर आपका यहां पर अर्थ से सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है जहां पर ग्रेविटेशनल नहीं होता, वहां तक भेजने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी से बाहर ले जाना होता है। जब ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाता है तो ये सराउंडिंग में घूमता रहता है। ये समझ में आया था? अब ये थ्रस्ट आपको लगाना है
तो कहीं ना कहीं इतनी एनर्जी इसमें, पावर इसमें देना होगा कि ये हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ फ्यूल यूज करते हैं कि जिसमें कम फोर्स में ज़्यादा वर्क डन हो, हमें कम फ्यूल जलाना पड़े और थ्रस्ट ज़्यादा लगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रायोजेनिक्स का प्रयोग करते हैं। क्रायोजेनिक्स का मतलब फ्यूल को लो टेम्परेचर पर प्रयोग करना। उसका क्या रीज़न होता है, जो आपने ऊष्मा यूज की है, फ्यूल यूज किया है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है लो टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो थ्रस्ट है वो क्रायोजेनिक्स में ज़्यादा जनरेट होता है। तो ये इजीली क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से पार हो जाएगा। अब यहाँ पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं? बोस जो थे ये भारतीय ओरिजिन के हैं और आइंस्टीन को तो आप लोग सब जानते हो। आइंस्टीन ने क्या क्या थ्योरी दी हैं? E=mc² और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? एक जनरल एग्जाम्पल, यदि आपको पढ़ने ना बोला जाए, सिर्फ घूमने बोला जाए, एक दिन 1 घंटे बराबर लगता है, लेकिन वहीं तवे पर हाथ रखा दिया जाए गर्म तो 1 सेकंड 1 साल बराबर लगेगा। यही होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसमें टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जो चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो फिर टाइम दिखेगा। कभी प्लैंक लगाए हैं जिम में, उसमें समझ आ जाता होगा कि टाइम क्या कहलाता है। 1 मिनट बहुत बड़ा होता है, और जनरली मूवी देखने चले जाओ 3 घंटे नहीं पता चलते कब निकल गए, है ना। तो ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन ने दी। इसके अलावा उन्होंने E=mc² फॉर्मूला भी दिया था। क्या होता है ये? E बराबर एनर्जी। तो यहां पर E=mc² है, m बराबर मास, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितना होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट? बताइए, अभी फिजिक्स पढ़ के आए हैं, कितना होता है? आगे यूनिट मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास हो, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होगी। ठीक है, ये इनका थ्योरम था या फॉर्मूला था। अब यहां पर ये पांचों कंडीशन समझ गए, है ना। तो जल्दी से इन्हें लिख लीजिए। सॉलिड आपको पता है, जिनका एक प्रॉपर शेप होता है, साइज होता है, ठीक है। लिक्विड, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड से थोड़े से कम होते हैं, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा कम होता है सॉलिड से। और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किसमें होता है? गैस में। फिर चौथी स्टेट आती है प्लाज्मा, जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत, तभी प्लाज्मा बनता है। और लास्ट आता है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसमें टेम्परेचर बहुत कम करते हैं। ये कहीं ना कहीं कहाँ प्रयोग करते हैं हम? क्रायोजेनिक्स में। यदि आपसे कोई पूछे क्रायोजेनिक्स क्या कहलाता है, तो जब हम लो टेम्परेचर पर फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं वही क्या है? क्रायोजेनिक्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
हो गया? इसके बाद समझेंगे वाटर, जल के बारे में। रेलवे का फॉर्म भरा आप लोगों ने? किस किस ने भरा? ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, साइंस अलग से आना है। फिजिक्स कराई थी जो मैंने, उसके नोट्स हैं ना? उसके अलावा लूसेंट है आपके पास, उसको भी उठा लेना, उसमें भी साइंस होगी। उसमें से जो समझ में ना आए तो पूछ लेना मुझसे अलग से। बाकी अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लो और रिवाइज कर लो, ठीक है? और अलग से क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी दे दूंगा मैं, है ना? चलिए, लिख लिया? अब समझते हैं वाटर। फॉर्मूला बताइए। H2O। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये क्या है? स्ट्रक्चर। दो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं। अब इन लोन पेयर के कारण चूंकि ये स्ट्रक्चर बनना इस तरीके से था, है ना, लेकिन यहां पर ये जो लोन पेयर हैं आपके, ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन फोर्स लगाते हैं, तो ये कहां जाता है? नीचे की तरफ। इसीलिए ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है? थोड़ा सा वी शेप में झुका हुआ स्ट्रक्चर बना लीजिए इसको। ये नहीं बनता है ना, ये बनता है। कोई भी आपसे पूछे वाटर पर कितने लोन पेयर होते हैं, कितने होते हैं? दो। लोन पेयर क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अब इनमें पूछा जाता है बॉन्ड कौन सा होता है, बताइए। कोवैलेंट बॉन्ड लिख लीजिए। सहसंयोजी बंध। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। जब हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने देखा है कि हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 वैलेंसी है, तो 4 खाली होते हैं। इन्हें 4 की जरूरत होती है, हाइड्रोजन को 1 की जरूरत होती है। तो हम क्या करते थे? यहां पर 4 फ्री किसमें है? कार्बन में। और H में कितने हैं? 1। अब हर एक एलिमेंट को अपना क्या करना होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। कार्बन को कंप्लीट करने ये 8 चाहिए, हाइड्रोजन को कंप्लीट करने ये 2 चाहिए। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है? ये 8 कंप्लीट हो गए किसके? कार्बन के। ये 2 कंप्लीट हो गए किसके? हाइड्रोजन के। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? CH4, मतलब मीथेन। ये जो बॉन्ड बना है शेयरिंग पेयर से, एक दूसरे से शेयर करके बनाया गया है, ये क्या कहलाता है? आपका सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड।
यहां पर भी सेम करेंगे, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री स्टेट में, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ना। तो हम यहां पर इस तरीके से समझ सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके, फ्री हैं। अब 8 करने के लिए हमें कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, मतलब टोटल बैलेंसी कितनी हो गई ऑक्सीजन की, 2। अब वाटर में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2। तो यदि हम हाइड्रोजन जोड़ें यहां पर, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए। अब यहां पर आप देखोगे कि हम बॉन्ड पेयर बनाएं, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो इससे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहां पर हमें ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा राउंड कवर करना पड़ेगा, तब 8 होंगे। तो 8 तो कंप्लीट हो गए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी शेप का होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये किसी से पेयर नहीं कर पाते, तो ये कैसे रह जाते हैं, लोन पेयर, छूट जाते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं इस बॉन्ड पर, और ये थोड़ा सा शेप में दब जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करते उनके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, लोन पेयर का। तो एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, इसीलिए ये शेप बन जाता है। अब समझ में आया, है ना। चलिए अब ये बताइए वाटर का नेचर कैसा होता है, क्या वाटर एसिडिक होता है या बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो पीएच कितना होगा वाटर का, 7। यदि हम पीएच स्केल ले लें, कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक, यहां पर बीच में 7। तो ये जो 7 है यही क्या है आपका, न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, उदासीन। अब यहां पर आधा आधा कर दो इसको, 3.5 और 11.5। अब बताइए 10.5 भी आएगा ना, ठीक है। अब बताइए इसमें से वीक एसिड, वीक बेस कौन सा है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, 0 से 3.5 कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3.5 से 7 कितना होगा, वीक एसिड। सेवन से 10.5 कैसा होगा, वीक बेस। और 10.5 से 14 कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब लिटमस पेपर का नाम सुना है, लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड और बेस में अंतर बनाता। सबसे पहले ये बताइए लिटमस पेपर बनता किससे है, लाइकेन का नाम सुना है, क्या होता है लाइकेन, सुना तो सब है पर पता नहीं है। लाइकेन होती है सिम्बायोटिक बॉन्ड, किस किस के बीच में, एल्गी और फंगाई के बीच में। एल्गी मतलब शैवाल, फंगी मतलब कवक, इन दोनों के बीच में सहजीवी बॉन्ड होता है। चूंकि एल्गी खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, तो फंगी को खाना किससे मिलता है, एल्गी से। और जबकि कवक जो है एल्गी को रहने के लिए स्थान देती है।
तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? सिम्बायोटिक बॉन्ड, सहजीविता। सहजीविता मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, और दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं? लाइकेन। उसी लाइकेन का यूज करके हम क्या बनाते हैं? लिटमस पेपर। ठीक है। अब कौन सा लिटमस पेपर एसिड को कलर चेंज करता है और कौन सा कलर करता है, ये क्वेश्चंस आते हैं। इसकी एक ट्रिक याद रख लो, अपने आप दूसरा याद रहेगा, वैसे तो जनरली पता होगा। इसको याद करते हैं अनिल से। किससे याद करते हैं? अनिल। आ फॉर अम्ल, नी फॉर नीला, ला फॉर लाल। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल, है ना। अब दूसरा बचा बेस, लाल लिटमस को कैसा कर देगा? नीला। अब याद रहेगा। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाइए, बॉन्ड लिखिए, पीएच स्केल बनाइए, इसका पीएच लिखिए और ये ट्रिक लिख लीजिए। 5 मिनट में कंप्लीट कीजिए जल्दी इसको। क्या? एसिड ब्लू को रेड कर देता है। रेड मतलब डेंजर, है ना। तो एसिडिक ज्यादा, जो एसिड होता है ज्यादा डेंजर होता है। जो कॉन्सेंट्रेट, जल उदासीन है, 7 है उसका पीएच, है ना। जो 10.5 के बाद है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी वो एसिड लिखा गया है ना। बना लीजिए जल्दी से। प्रबल क्षार लिख लो बेस को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रबल अम्ल लिख लो, उसको कमजोर लिख लेना। कमजोर ही बोलते हैं, दुर्बल क्या बोलते हैं? क्या? एल्कोहल एसिडिक होता है वो नहीं, 3.5 से तो ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग वाले भी आते हैं, वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नींबू होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा, है ना। आपका सिरका, विनेगर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता है। पूछता है ब्लड का नेचर क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? क्या होता है ब्लड का नेचर? दो तो ऑप्शन है, कुछ तो तुक्का मारो। बेसिक। ब्लड का पीएच होता है 7.4, लिख लेना। ब्लड मतलब बी फॉर ब्लड, बी फॉर बेस, इस तरीके से याद रख लो। ब्लड कैसा होता है? बेसिक। ब्लड मतलब रक्त। यूरिन यूरिन एसिडिक होती है। कितना होता है पीएच यूरिन का? 6, लिख लेना। ये क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, है ना। अनिल, आ फॉर अम्ल, एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, पता है आपको। एसिड है तो फाइनली क्या होगा? रेड होगा। डेंजर का निशान रेड होता है, एसिड भी डेंजर है आपके लिए। ठीक है, चलिए ये लिख लिया।
अब मुझे ये बताइए टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? मैं 10 बार पूछ चुका हूं, कितना क्या होता है? केल्विन। हमेशा सेल्सियस बोलते हो, सेल्सियस अदर यूनिट है, ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। पहले तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताइए। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन होगा? बस 373 केल्विन। इतने में भी काम चल जाएगा, 0.15 भी नहीं लगाओगे तो भी, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 373 केल्विन। लिख लो इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हिंदी में क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को? क्वथनांक। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब एक चीज समझना है, वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी मतलब घनत्व, है ना। फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? फिजिक्स पढ़ चुके हो। एरिया कैसे आएगा? वाटर और शहद आपका कितना डेंस है, कैसे पता लगाओगे? थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। वाटर है, शहद है, आपको पता है कि कौन सा इसमें से ज्यादा डेंस है, कैसे पता लगाया? मास देखा और वॉल्यूम देखा, है ना। वाटर और शहद में से ज्यादा डेंस कौन सा है? शहद। इसका फॉर्मूला जो आप यूज करते हो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या करते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। इससे आप डेंसिटी निकालते हो। ज्यादा डेंस होगा तो कम वॉल्यूम अटेन करेगा, फैलेगा थोड़ी, वो सिकुड़ेगा थोड़ा सा। पर वाटर को यदि आप जमीन पर डालोगे बहुत पूरा फैल जाएगा, क्योंकि कम डेंस है ना। तो वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 277 केल्विन पर, है ना। 277 केल्विन पर। अब यदि 4 डिग्री सेल्सियस के आगे जाएं और पीछे जाएं, आगे मतलब 5, 6, 7 से लेके 100 आगे तक, और पीछे मतलब 3, 2, 1, 0 फिर माइनस में, तो आप चाहे आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, यहां के बाद वाटर की डेंसिटी हमेशा कम ही होती है। हाईएस्ट डेंसिटी कहां रहती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आप चाहे पीछे चले जाओ चाहे आगे चले जाओ, डेंसिटी कैसी होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। यहां पर भी कैसी होगी? कम होगी। ये लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट है ना। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि 4 डिग्री सेल्सियस के आगे जाने पर या 4 डिग्री सेल्सियस के पीछे जाने पर वाटर की डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ता है? डेंसिटी डिक्रीज होती है। लिख लीजिए।
ठीक है। अब समझते हैं सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सुने हैं नाम, ठीक है, मृदु जल और कठोर जल। सबसे पहले समझते हैं सॉफ्ट वाटर। मृदु जल, सॉफ्ट वाटर क्या कहलाता है? ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मिले नहीं होते। जब सॉल्ट नहीं मिले होंगे तो वो साबुन के साथ आसानी से झाग देगा, है ना। और जो आसानी से पानी झाग दे रहा है वो कैसा वाटर है? सॉफ्ट वाटर। दूसरा होता है आपका हार्ड वाटर। हिंदी में कहते हैं कठोर जल। ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मिले होते हैं और जो साबुन के साथ आसानी से झाग ना दे। दोनों में अंतर समझ में आया? सॉल्ट कौन कौन से मिले होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट इसमें नहीं मिले होते। सॉल्ट मतलब लवण, ठीक है। पर इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, घुले होते हैं। दूसरा, ये क्या करता है आपका? साबुन के साथ फोम क्रिएट करता है। झाग देता है। और ये क्या करता है? साबुन के साथ फोम क्रिएट, झाग क्रिएट नहीं करता। तो जो साबुन के साथ झाग देगा वो सॉफ्ट वाटर है, जो साबुन के साथ झाग नहीं देगा वो कैसा है? हार्ड वाटर है। दोनों में अंतर समझ में आया? सेम लिख लीजिए। उसी तरीके से मीठा पानी, खारा पानी। ठीक है। अब वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सॉफ्ट वाटर में तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको कपड़े धुलने हैं, आप आराम से धुल सकते हो। लेकिन जो आपका हार्ड वाटर होता है ना, इसमें भी दो प्रकार की कठोरता होती है, हार्डनेस होती है। एक परमानेंट हार्डनेस, एक टेम्परेरी हार्डनेस। क्या क्या होता है? स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। जो टेम्परेरी होती है उसको आप गर्म कर लो पानी को तो वो चली जाती है ना। लेकिन जो परमानेंट होती है, स्थायी कठोरता होती है, वो गर्म करने से नहीं जाती। उसके लिए अलग विधियां होती हैं, जैसे आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, परम्यूटेट विधि, या फिर उनके लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना पड़ता है। नहीं तो आप नॉर्मल कपड़े नहीं धुल सकते, फॉर्म ही नहीं बन रहा है ना। तो सबसे पहले इसके टाइप समझते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है परमानेंट हार्डनेस, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट मतलब स्थायी कठोरता और टेम्परेरी मतलब
अस्थाई कठोरता। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर समझते हैं पहले टेम्पररी हार्डनेस, है ना। जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस होती है, मतलब अस्थाई कठोरता, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। इसके कारण ये हार्ड हो जाता है वाटर। लेकिन इसका यदि हम ट्रीटमेंट करना चाहें, उपचार, तो हम क्या करते हैं, पानी को गर्म कर देते हैं, बॉयल कर लेते हैं, तो इसकी हार्डनेस चली जाती है। इसके बाद आप साबुन के साथ सोप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, पानी को गर्म करना, बॉइलिंग, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे जो दूसरी आपकी हार्डनेस है, जिसे कहते हैं परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। लिख लिया। अब दूसरी है आपकी परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। ये स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अब इसको क्योर करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो इसका उपचार क्या है, क्या ये गर्म करने से जाएगी, बताइए, क्या ये गर्म करने से जाएगी, नहीं जाएगी। अब आपको फोम चाहिए, झाग चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आरओ का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, आरओ। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, लिख लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। किसका, अपमार्जक। इस तरीके से क्योर किया जाता है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को।
अब हमने आपके कुछ तत्व पढ़े थे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर आपने देखा था मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं। ठीक है, तो मेटल्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो हेडिंग डालिए धातुएं, मेटल्स। करंट में आपके मेटल्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके 118, 118। उनमें से करंट में आपके मेटल्स हैं 91। कितने हैं? ठीक है, मेटल्स वे एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, विच इजीली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, कोई भी मान लीजिए सोडियम, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम पर प्लस चार्ज हो जाएगा। और जिन भी एलिमेंट्स पर आपके प्लस का साइन आ जाता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद, वही क्या कहलाता है आपका मेटल्स। ठीक है, अब प्लस चार्ज ही क्यों आया, इसको कैसे समझेंगे? डोनेट करने पर प्लस आता है, एक्सेप्ट करने पर माइनस। एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्त को उधार देते हो, आपने उधार दिया तो आपको उससे वापस लेना है, तो आप कैसे रहोगे, पॉजिटिव। पर यदि उसने आपसे उधार लिया है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो उसकी रकम नहीं है, उसको वो लौटाना है ना। तो समझ गए कि नॉन मेटल्स पर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, वहीं मेटल्स पर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इनकी संख्या 91 होती है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए, विशेषताएं। जल्दी जल्दी एक एक विशेषता बताइए, क्या होता है मेटल्स की विशेषताएं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पहला कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर ये हार्ड होते हैं, कठोर, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, हार्ड इन नेचर, कठोरता इनकी विशेषता है। ठीक है, दूसरा इनका था गुड कंडक्टर, किस किस के, हीट और ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी के। और बताइए, चमकदार होते हैं, लस्ट्रस इन नेचर। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मेटल्स को पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जाती हैं, मेटल्स को खींच खींच कर पतले तार बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें आघात वर्तनीयता और तन्यता होती है ना। तान कर हम तार बना सकते हैं और पीट पीट कर चादर बना सकते हैं। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, दे आर मेलेबल।
आघात वर्धनी, मतलब क्या कर सकते हो आप, पतली पतली लेयर्स बना सकते हो, चादर बना सकते हो, शीट कहते हैं जिसको, ठीक है। और अगला होता है डक्टाइल इन नेचर, मतलब इनके अंदर क्या होती है, तन्यता। आप इनसे लंबे क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल्स की। एग्जाम्पल बताइए मेटल्स के। सोडियम, पोटेशियम, एक दो लिख लीजिए। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सब आ जाएंगे, लिख लीजिए। अब चाकू की सहायता से काट सकते हैं हम सोडियम को, यह पता है आपको, ठीक है। सबसे हल्का धातु, लाइटर मेटल, लिथियम, लिख लीजिए। सबसे हल्का धातु, लाइटर मेटल, लिथियम होता है। अब ओनली एक आपका ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा है, मरकरी। क्या फॉर्मूला होता है, सिंबल क्या होता है, Hg। और मरकरी की अधिकता से एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मिनीमाटा। क्या बोलते हैं, मिनीमाटा, जापानीज नाम है ना, मछलियों के द्वारा फैलता है ये। मिनीमाटा, हाँ बीमारी है, डिसीज है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के, लिख लीजिए। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, सिंबल क्या है, के। सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है। और सबसे भारी धातु पूछा जाता है, मोस्ट हैवी मेटल, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। क्या होती है, ऑस्मियम, ठीक है। अगला पढ़ना है हमें नॉन मेटल, हेडिंग डाल लीजिए। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया अभी, OS। बैटरी में यूज होता है, लिथियम आयन बैटरीज का नाम सुना है, रॉड डालते हैं उसके, ठीक है। अभी कश्मीर में मिला है ना, गुड। चलिए थैंक यू क्लास।